दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए भारतीय संविधान का जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा रिवीजन हम इस एक वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी समय का ये वीडियो होगा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल जितनी भी चीज़ें सिलेबस में हैं हर एक टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको होमवर्क भी दी जाएंगी जो कि आपको खुद से करना होगा। जैसे सभी अनुच्छेद हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये एक रिवीजन का क्लास है और इसमें 45 मिनट 50 मिनट जितनी देर का भी ये वीडियो होगा इसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो भी सिलेबस में है भारतीय संविधान वो सब का सब खत्म हो जाएगा। और इससे छोटा वीडियो पूरे 5 नंबर के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले पहला टॉपिक जो है वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान कैसे बना भारत का। भारत में कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को, और इस मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना था। ये संविधान सभा जो है वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था। इसमें मतलब भारत में उस समय जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी प्रांत थे, सबकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर उनको संविधान सभा में जगह दी जाएगी, वहां के प्रतिनिधियों को। इसके तौर पर क्या किया गया था कि 10 लाख से ऊपर का अगर एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख से अधिक के लोग रहते हैं, जनसंख्या है, तो एक प्रतिनिधि होगा। मतलब प्रति 10 लाख लोग एक प्रतिनिधि संविधान सभा में होगा। मोटे तौर पे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। बिल्कुल जो डेट है वो याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बीएन राव। तो बीएन राव जो हैं वो संवैधानिक सलाहकार थे और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में तीसरी मीटिंग हो गई, नहीं, 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी मीटिंग, और उसमें राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अध्यक्ष। अब 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया गया था। लागू कब किया जाएगा वो अलग है। 26 नवंबर 1949 को ही कुछ चीजें संविधान की ऐसी थी जिनको लागू कर दिया गया उसी दिन। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, मगर कुछ चीजें हैं, जैसे नागरिकता कैसे होगी, नागरिकता का क्या प्रावधान है, निर्वाचन कैसे है, अंतरिम संसद जो बनानी है, जो भी अभी देखिए चुनाव तो हुआ नहीं था, संविधान सभा को ही भंग करके और एक संसद बना लेनी थी, मतलब लोकसभा राज्यसभा वाला जो है वो बना लेना था। इसके लिए 26 नवंबर 1949 को इस चीज को लागू कर दिया गया। कितना समय लगा आपको याद होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में लागू कर दिया गया था, पूरी तरह से लागू हो गया 24 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन योजना याद रखिएगा, इसी के तहत भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। नाम याद रखिएगा इन लोगों का। अब देखिए, संविधान सभा में एक थी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति। तो अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति हो या फिर मौलिक अधिकारों की सलाह समिति हो, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, यह भी आपको याद रखना है, महिलाओं की संख्या याद रखनी है। भारत के संविधान में कुछ स्रोत हैं जो विदेशों से लिए गए हैं, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ले ली गई, विधि का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ, मंत्रिमंडल होगा, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, मतलब कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है, कैसे बिल वगैरह पास होगा, ये सारी चीजें, संसद का विशेषाधिकार क्या होगा, ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अमेरिकी संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, इसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। उद्देशिका का विचार, देखिए उद्देशिका का विचार लिया गया अमेरिका से, लेकिन भाषा कहीं और से, वो डिस्कस करेंगे आगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी याद रखिएगा लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ली गई। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन होता है, सम्मिलित किया गया, ये सारी चीजें। अब देखिए, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में है, वो लिया गया, जिसमें कि केंद्र की तरफ झुकाव होगा, मतलब केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होगा, राज्य कम शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो
वो देखिए आपको केंद्र के पास होंगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सारी चीजें। राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये। और उद्देशिका की भाषा, देखिए उद्देशिका का विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जो 3 सूचियां होती हैं उसमें समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। जापान के द्वारा क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो इनडायरेक्ट तरीके से होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, वो भी यहां से लिया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है और ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। अब देखिए निर्माता किसको कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार बनती है और गृह मंत्री बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया और भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम है अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। अब केशवानंद भारती का एक केस आता है। इस केस के बारे में आपको बस इतना जानना है कि इसमें यह कहा गया था कि संविधान में जब भी आप कोई किसी तरह का चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है, वो आधारभूत ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए। और संविधान का आधारभूत ढांचा जो है वो उसको बिना चेंज किए हुए ही हम अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान में। अब यहां पर देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संप्रभुता संपन्न, जिसको सोवरिन कहते हैं, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर है, गणराज्य यानी रिपब्लिक है, संसदीय स्वरूप की सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और फेडरल स्वरूप है, और प्रकृति में एकात्मकता है। ये जो है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। इंग्लैंड का संविधान याद रखिएगा लिखा नहीं गया है, वो अलिखित संविधान है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1956 में क्या किया गया कि भाषा के आधार पर भी राज्यों के गठन को मान्यता दे दी गई थी। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की। तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार का एजेंट है, यह लक्षण भारतीय सरकार के अनुरूप नहीं है। खैर ज़्यादा ये सब नहीं देखेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे। बात करते हैं पीआईएल, आपने सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहते हैं सार्वजनिक हित याचिका। इसकी संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। पीआईएल जब आप दायर करते हैं, जो पीआईएल आप दायर करते हैं उसकी शुरुआत हुई थी यूएसए से। भारत के क्षेत्र जो हैं उनमें राज्यों का क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। वो क्षेत्र जो बाद में अधिग्रहित किए जाएं किसी देश पर, मान लीजिए भारत जीत गया, कहीं किसी से युद्ध हुआ या फिर किसी देश से कोई समझौता हुआ, उसका कुछ जमीन हमारे हिस्से में आ गया, हमारे देश के हिस्से में, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। गणना के हिसाब से देखें तो अनुच्छेदों की संख्या तो 450 है, लेकिन वो 395 ही बनी रहती हैं, क्योंकि ऐसे लिखा गया, जैसे कि 395 ए, 395 1 ए करके। तो इस तरह से मूल जो है वो 395 ही रखा गया है। बाकी इतना आपको जरूर याद रखना है कि इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो 450 से अधिक हो गई हैं। अब महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं यहाँ पे संविधान के भाग से संबंधित। तो देखिए संविधान का पहला भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए संघ बन गया, राज्य क्षेत्र बन गया, तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो नागरिकों के लिए दूसरा, ट्रिक से याद करिए, दूसरा भाग नागरिकों के लिए नागरिकता, देश है तो नागरिक होंगे, तो देश के बाद नागरिक। तीसरा नागरिक है तो उनको अधिकार चाहिए, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार के अलावा राज्यों के पास भी कुछ दिया गया, राज्यों के नीति निदेशक तत्व जो बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो अगर राज्य चाहे तो लागू करे, न चाहे तो न लागू करे, तो ये भाग 4 में। अब भाई अधिकार दे दिया तुमको, तो अधिकार के बाद तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, तो भाग 4 का क जो है इसमें मूल कर्तव्य दिया गया। भाग 5 में संघ दिया गया, पहले तो राज्य के पहले केंद्र होगा, तो केंद्र है भाग 5 में। भाग 6 में राज्य दे दिया गया, और भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य निराश्रित, इसको हटा दिया गया है, इसको आप भूल जाइए। पहले क्या होता था ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे करके राज्यों का बंटवारा हुआ था, तो यहाँ पे इसको निकाल दिया गया। फिर आते हैं भाग 8, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है। उसके अलावा भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का क जो है उसमें नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है, और हमारे सिलेबस में भी है ये। भाग 10 का क जो है वो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो। और 14 का जो क है उसमें ट्राइब्यूनल्स हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में अधिकरण।
और 15वें में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन, 16वें भाग में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 17वें में है राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है इसके बारे में, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा। 18वें में है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो। 19वें में है प्रकीर्ण, 20वें में है संविधान का संशोधन, 21वें में है अस्थायी संक्रमणकालीन का विशेष उपबंध, और 22वें में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। देखिए अनुच्छेद आपको खुद से करना है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन, जो राज्य बने हुए हैं उसमें कोई चेंज किया जाए तो अनुच्छेद 3 है, और कोई नया राज्य बनाया जाए, नए राज्य की स्थापना की जाए, वो हो गया 2। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में अब शुरू हो जाता है वही नागरिकता वाला, 5 से 11 तक नागरिकता है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, 5 से 11 तक नागरिकता। उसके अलावा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। 16वें में लोक नियोजन और सभी सार्वजनिक अवसरों में समानता, लोक नियोजन में समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17वें में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18वें में उपाधियों का अंत किया गया, जैसे लोगों को राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, ये सब मिलता था, वो सब अंत कर दिया गया। 19वें में वाक स्वातंत्र विषय कुछ अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20वें में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21वें में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21वां का क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 21 के क में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये याद रखिए। उसके बाद 23वें में क्या है, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। 24वें में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, और 25वें में है धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। और 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 32वां याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आपका कोई भी अगर अधिकार जो है उस पर हनन हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आप डायरेक्ट वहां पे रिट दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का एक तरीका ये भी है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का क क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना। हालांकि ये देखिए डीपीएसपी है, ये लागू आप राज्य के ऊपर है, राज्य चाहे तो लागू करे, न चाहे तो न लागू करे, जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल नहीं है ये, ठीक। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि पूरा एक एक करके बताया जाए। अब हम आते हैं सीधे अनुच्छेद 51 पे। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया, और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 57 में अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर चलाए जाने के लिए महाभियोग, और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 72 के तहत मिलती है संविधान के। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बस मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके अलावा देखिएगा अनुच्छेद 100 का 1, ये याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग। मतलब मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, बिल पेश हुआ, और पेश होने पे 50-50% वोट मिल गया, मतलब कि ऐसा हो गया कि टाई हो गया, वो बिल पास हो कि ना हो, पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़ गए। तो इस केस में इस टाई को ब्रेक करने के लिए निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 108 याद रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, और उसके बाद अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही बजट है, बजट नाम नहीं दिया गया। अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करेगा। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 नंबर आर्टिकल के हिसाब से। रिव्यू की शक्ति कौन सी है, जुडिशियल रिव्यू 137 उच्चतम न्यायालय की है, सुप्रीम कोर्ट की, याद रखिए। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 213 देख लीजिए, विधानमंडल का अगर विश्रांति काल है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में आपको रिट दायर करना हो तो अनुच्छेद 226 से आप दायर करेंगे। और यही वाली बात रिट की अभी मैंने बताई थी फंडामेंटल राइट वाले में। नगर पालिका का गठन होगा, अनुच्छेद 243 का था। अनुच्छेद 249 क्या है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 338 याद रखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 का क जो है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी है, और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि। और राजभाषा आयोग 344 नंबर आर्टिकल से स्थापित होता है। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा 350 का क आर्टिकल, और 352 मोस्ट इंपॉर्टेंट,
राष्ट्रीय आपातकाल 352, किसी भी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है 352 में। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, वित्तीय राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाए, मतलब राष्ट्रपति शासन वाली चीज 356 में, और 360 में वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ। अब अनुसूचियां देख लेते हैं। देखिए पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य और संघ के क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के जो पदाधिकारी हैं उनको क्या पेंशन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा, इसके बारे में जिक्र है। फिर उन्हीं पदाधिकारियों को क्या शपथ और उनको शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप क्या होगा, इसके बारे में तीसरी अनुसूची बताती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे किया जाए यह बताया गया। और पांचवी अनुसूची इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है पांचवी अनुसूची में। और यही सारी चीजें, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM याद रखिएगा, AMTM, ये छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो 3 सूचियां हैं बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें वर्तमान में 99 विषय संघ सूची में है, वर्तमान में 98 हो गए हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 59 हो गए हैं। देखिए धीरे धीरे राज्यों की सूची कम करके और सेंट्रल वाली बढ़ाई जा रही है। और समवर्ती सूची में 47 है। समवर्ती सूची का मतलब पहले 47 था, 52 है। इसका मतलब राज्य और केंद्र दोनों इस पे बना सकती है। आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, ये सब राज्य सूची है। और रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, ये सब संघ सूची है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। और 8वीं अनुसूची में भारत में कुल मिलाकर इसमें क्या है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 थी। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, 1992 वाला याद रखिएगा। और मणिपुरी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और 2004 में लास्ट बार संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा। 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत की हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों का सत्यापन। पहला संविधान संशोधन 1951 में जब किया गया जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, तो उसी समय 9वीं अनुसूची बनाई गई, उससे पहले नहीं थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बनाई गई 1985 में, 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अगर कोई दल परिवर्तन करता है, सरकार में चुने जाने के बाद दल परिवर्तन कर लिया, कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी से जीत के आए और दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो उस समय उनको उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको समाप्त कर दी जाएगी। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायतों के अधिकार। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और इसके बारे में पंचायती राज हमारे सिलेबस में भी है। तो उसके तहत 52वें संविधान संशोधन में 52 में नहीं, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत का अधिकार पंचायतों को दिया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई। तो ये 11वीं अनुसूची में है और पंचायत के पास कुल 29 विषय होते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का अधिकार है और 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कुल 18 विषय हैं, इसमें याद रखिएगा। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ये सारी चीजें राज्य सूची में क्या क्या है हमने डिस्कस कर लिया। भारत का संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, बताया गया था। अब देखिए अनुच्छेद 343 याद रखिए, भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य का हर एक व्यक्ति भारत के संविधान के सम्मान की रक्षा करेगा, हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा भाई? भारत राज्य। अब इसमें देखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। इसके अलावा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लाइन से याद करिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ चुका है परीक्षाओं में कि कौन सा शब्द संविधान में पहले आता है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया और 3 चीजें जोड़ी गई, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जो हैं, ये 3 शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसके अलावा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी और वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब थे, आपको पता है। संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है 2 सदन होगा, उच्च सदन और निम्न सदन। भारत में उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है।
संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। देखिए संविधान में का अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा, याद रखिएगा, पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या सीमाओं को बदला जा सकता है किसी भी राज्य को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। और तेलंगाना सबसे लेटेस्ट 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना राज्य बना। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं आप बताइए कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पे एक बार ये भी देख लीजिएगा आप लोग जरूर। आंध्र प्रदेश 1953 में गठन, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय 72 में, मणिपुर त्रिपुरा 72 में, सिक्किम 75 में, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 87 में, और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान में संघीय संविधान की एक विशेषता है, गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, चंडीगढ़ एक यूटी है, आपको पता है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। अब हम आते हैं सीधे सीधे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। पहले देखिए नागरिकता वाला एक बार समझ लीजिए। भाग 2 में नागरिकता है। 1955 का जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके तहत ये 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की यहाँ बात हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट। पहली चीज कि जन्म द्वारा किसी को मिल सकता है, दूसरा रक्त संबंध या वंश परंपरा, तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा और चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। जैसे भारत किसी भूभाग पर कब्जा कर ले तो वहां के राज्य के जो नागरिक होंगे वो अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। भारत में नागरिकता रहने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार केंद्र सरकार के पास ये विशेषाधिकार है, वही नागरिकता के बारे में विचार करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज का उल्लेख है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य अनुच्छेद से आप याद करिएगा, मैंने पहले जो बताया है उसके आधार पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 का पार्ट 1 माने पार्ट ए जिसको कहते हैं क, उसमें मूल कर्तव्य है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 1978 में क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 और उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उसके पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, मतलब मौलिक अधिकार था। कॉन्स्टिट्यूशनल तो अभी भी है। अब क्या है कि इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 300 का पार्ट ए में। अब इसको एक सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान 12 से 35 में मौलिक कर्तव्य है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर हैं, समान हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक अधिकारों की समानता। 14 में ब्रिटिश देखिए 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, पहले ही डिस्कस किया है हमने। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार, अनुच्छेद 17 बताया था, 18 19 सब बताया था, तो उसको आप लोग एक बार वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें अन्य मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 और उसके अलावा अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 बता दिया था मैंने। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता है और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर रिट बताया गया है। रिट में परमादेश याचिका होता है जिसका अर्थ होता है समादेश या कमांड। ठीक है, प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को देता है जब उसको लगता है कि न्याय जो निचला अदालत है वो अपने कार्य क्षेत्र से अधिक अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है उस केस में। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व 39 घ आप देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 16 का पार्ट 2 धर्म और मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार के सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में भेदभाव नहीं करना, ये सारी चीजें हैं इसमें। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ अब यहाँ पे देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। 1976 वाला याद रखिए इसको। भारत में संसदीय प्रणाली है। अब हम संसदीय प्रणाली हमारे सिलेबस में है, वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए
अपना त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण पर इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, आर्टिकल 61 बताया था मैंने। इनका चुनाव जो होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब ये क्या है ये डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि रिवीजन का क्लास है, बस आपको ये याद रखना है, पूछा नहीं जाएगा क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके अलावा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। याद रखिए, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित भाग लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद जो होता है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके सदस्य और मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है विधान परिषद का। विधानसभा का भाग लेगा। कोई दिक्कत होती है इनके उसमें निर्वाचन में तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इसको निपटारा किया जाएगा। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगर राष्ट्रीय आपातकाल मिल जाता है तो 6 माह तक रहेगा। 6 माह के बाद फिर संसद के पास विशेष अधिकार होगा कि उसको वो आगे बढ़ा दे, कभी तक बढ़ा सकती है, 6 माह करके आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। इसके अलावा 1969 में 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा में संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होना चाहिए। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 संविधान, उसके पास अधिकार है उच्चतम न्यायालय के पास कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, अगर कार्यकाल की दृष्टि से बात करें तब। लेकिन यहां पर तीसरे व्यक्ति के रूप में अगर बात करें तो जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था, बाद में ये राष्ट्रपति बन गए भारत के। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया वो लक्ष्मी सहगल थी। याद रखिए, कानून व्यवस्था यदि भंग हो जाता है तो उस केस में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह भारत में हो सकता है तभी लगाया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह। देखिए, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है, ठीक। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो ये संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन जरूर कर सकते हैं लेकिन संसद के सदस्य नहीं होंगे, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 मैंने बता दिया है, राष्ट्रपति का स्थान जो है वो 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रहेगा। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक। और वीवी गिरी के समय दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में और 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उच्चतम न्यायालय ही कोई विवाद अगर होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो उच्चतम न्यायालय में देखा जाएगा। राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वर्तमान में वेंकैया नायडू, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र इनको देगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, बताया गया था, बुजुर्गों की सभा भी इसको कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा स्थायी होती है। 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और 6 साल का कार्यकाल होता है। 12 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, आपको यह भी याद रखना होगा। और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सामान्यतः लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है अगर भंग न हो तो, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। एक उपसभापति जो होगा वो सदस्यों के बीच में से ही उनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति, भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है जबकि राज्यसभा का नहीं करती है जनता, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी संसद की, किसी न किसी हाउस की सदस्यता जरूर लेनी पड़ेगी। इसके अलावा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच पहले आम चुनाव हुए थे भारत में और कांग्रेस इसमें बहुमत में आई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। लोकसभा में अधिकतम 550 सीट होती है, वर्तमान में 543 हैं। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और एंग्लो इंडियन की मनोनीत करने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन जो हैं उनको मनोनीत नहीं करेंगे राष्ट्रपति। संसद में आम बजट पहले जनरली 28 फरवरी को पेश किया जाता था लेकिन बाद में अब इसको 1 फरवरी को पेश किया जाता है।
राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 250। शून्यकाल क्या होता है? दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक लोकसभा में शून्यकाल होता है। अब स्पीकर कब वोट देगा? मैंने बताया जब मतों की संख्या बराबर हो जाए तब दे सकते हैं वो। ठीक। इसके अलावा देखिए पीएफआरडीए याद रखिए, ये हाल ही में भारतीय संसद ने पारित किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको पारित किया, संसद ने इसको पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, याद रखिएगा इस बात को आप। जबकि पंचायत में 1/3 है संविधान के अनुसार, लेकिन राज्य चाहे तो 50% भी कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 याद रखिए, इसके यही जो बताता है कि राज्यसभा की रचना जो है उससे संबंधित विवरण अनुच्छेद 80 में मिलता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही होती है, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा देखिएगा 2-3 चीजें और हैं। लोकसभा के सदस्यों से बहुमत, भारत में मंत्रिपरिषद तभी रहेगी अस्तित्व में जब तक कि लोकसभा के सदस्यों का बहुमत उसको प्राप्त हो, नहीं तो उसको भंग कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति उसको भंग कर देगा। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा, और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। ऐसे ही तो राज्यसभा में भी था। अनुच्छेद 253 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की थी, और लोकसभा का जो विरोधी दल का नेता होता है उसको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीट है, 80 सीट है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में सबसे अधिक सीट यहाँ है। राज्यसभा में 31 है और लोकसभा में 80 है। बिहार लोकसभा में 40 सीट है। मध्य प्रदेश के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीट आरक्षित है। लोकसभा में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है 48 सीट। हरियाणा राज्य के लोकसभा में 10 सीट है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि कौन सा लोकसभा का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो लद्दाख संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं, यह भी याद रखना है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर का नाम आपने सुना होगा, वो थे। ठीक है। इसके बाद से अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। एम अनंत सैनम अयंगर, वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। ये देखिए सारी चीजें आपको एकदम याद रखना है, एक एक पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे पूछे जाने की संभावना है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तत्कालीन लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका बहुमत प्रस्ताव पारित कर दो और प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दीजिए। लोकसभा का भंग राष्ट्रपति कर सकता है। 249 अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची का यदि कोई विषय है जिस पे राज्य सरकार अपनी कानून बनाती है, उस पर भी संसद अपना कानून बना सकता है। देखिए लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका मनोनयन किया जाता है। और भारत का प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी। देखिए जातियां हैं, जनजातियां हैं, जिनको अनुसूचित जाति या जनजाति कैसे घोषित किया जाएगा, तो इसका अधिकार संसद के पास है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। संसद में आम बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जनरली। 2016-17 में क्या हुआ, रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। मतलब रेलवे बजट सब और केंद्र का बजट दोनों अलग अलग होता था पहले, लेकिन 2017-18 से आम बजट के साथ ही इसको मिला दिया गया और एक साथ प्रस्तुत होने लगा। नहीं तो रेल मंत्री रेलवे बजट प्रस्तुत करते थे और वित्त मंत्री वित्त बजट प्रस्तुत करते थे। इसके पहले 2016-17 तक, 17-18 से अलग हो गया। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, ये याद रखिए रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है संविधान संशोधन। और आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। अधिकार क्या है? इनका कर्तव्य है। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता को अध्यक्ष प्रदान करता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। और MP लैड्स याद रखिएगा, MP लैड्स यही होता है विकास योजना के लिए, जो सांसद के क्षेत्र विकास योजना के लिए सांसद निधि दी जाती है। 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है प्रति वर्ष।
प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? तो 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य है भारत के विदेश मंत्री का पद। बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया था विसल ब्लोअर अधिनियम। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन, 3 सत्र होते हैं लोकसभा के, याद रखिएगा। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और विधेयक अगर राज्यसभा में नामंजूर हो जाता है फिर भी पास हो जाएगा। मतलब धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। 14 दिन का समय मिलेगा। राज्यसभा अगर पास कर दी तो बहुत अच्छा, नहीं पास की कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे पास हो जाएगा। राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति होती है इसमें। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को विचारार्थ अपने पॉकेट में रख सकता है अनिश्चित समय के लिए। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, याद रखिएगा। और अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा करती है, ये भी आप याद रखिएगा, एकदम उसका विशेषाधिकार है। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। ये तो बहुत लिखने की जरूरत भी नहीं थी, सबको पता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंग्लो इंडियन पहले होता था, अब समाप्त हो गया। केंद्र सरकार लोकसभा में बजट पेश करती है, ये भी आपको पता है। अब डेकोरम याद रखिए क्या होता है। डेकोरम का मतलब है कि सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य के बोलने का अधिकार देना। यह अधिकार दे सकता है अध्यक्ष, और इस परिघटना को शिष्टाचार कहते हैं, डेकोरम कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब देखिए, संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी के अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। स्थगन प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता। ये रिवीजन का वीडियो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत कम समय में 1 घंटे या सवा घंटे के इस वीडियो में पूरा का पूरा संविधान हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करते हैं। भारत के संविधान सभा के सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति, बताया जा चुका है। ये सारी चीजें दोबारा लिखी गई हैं। चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले ही पद त्याग दिया था। लोकसभा के बैठक की पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो ये भी हमारे सिलेबस में है, संघीय प्रणाली, संघ व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहेगा तो हटा देगा। हालांकि ये बात उतनी सही नहीं है, क्योंकि हटाने के लिए फिर केंद्र से भी परमिशन होता है। मतलब प्रधानमंत्री के पास नॉमिनल हेड होता है राष्ट्रपति, आपको पता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का मासिक वेतन भी बता दिया गया है, 3,50,000 रुपये है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, आपको याद रखना है। राज्य के मंत्रियों व मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बने बिना भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर किसी न किसी, या तो विधानसभा की, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। पार्डनिंग पावर भी है इसके पास, बताया गया था राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है अगर बहुमत नहीं है तब। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास थी। भारत के राज्य विधानमंडल को, ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। 6 राज्य में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। पश्चिम बंगाल में भी अभी पास हो गया है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल अभी पास कर दिया है, पारित कर दिया है उसने भी। राज्यों के विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। तो वेस्ट बंगाल ने तो पास कर दिया, अब संसद तक ले जाते हैं बात।
यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे उसी तारीख से सदन का पद रिक्त कर देंगे। मतलब दोनों काम नहीं कर सकते हैं कि राज्यपाल भी रहें और सांसद भी बने रहें, ऐसा नहीं चलेगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा 6 सप्ताह के अंदर समाप्ति से पहले अनुमोदन कर देता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य उपराज्यपाल प्रशासक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका प्रशासन देखा जाता है। अनुच्छेद 160 याद रखिएगा, आकस्मिकता में राज्यपालों के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है, और इस केस में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में 33 जिले हैं, हरियाणा के अंतर्गत विधानसभा की 90 सीट है। यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यूपीएससी नहीं, ये आप गलत मैंने बता दिया, स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यूपीएससी का कैसे कर सकता है, वो तो केंद्र का है। वर्ष 1995 बंबई को मुंबई नाम दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप मुख्यमंत्री वाला याद कर लीजिएगा एक बार। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड को विशेष प्रावधान देता है। याद रखिए, नागालैंड में विशेष प्रावधान लागू की गई है और यह संविधान का अनुच्छेद 371 का ए। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आपको पता है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। भारत के सबसे लंबे अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन थे? पवन कुमार चामलिंग। ये सारी चीजें तो आप देख लीजिएगा। वर्तमान में कौन है ये मैं नहीं बताने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का ए, इसमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दे सकती है। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मनी बिल विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा में पेश होगा। धन बिल विधान परिषद में नहीं होगा। लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन शीतकालीन, अब इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब ये ग्रीष्मकालीन शीतकालीन नहीं रहेगा, इसको खत्म कर दिया गया। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 का झ। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता कौन होता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और महाधिवक्ता प्रथम विधिक अधिकारी होता है किसी राज्य का, किसी राज्य का। विधानसभा का सत्रावसान भी राज्यपाल करेगा। अब हम बात करते हैं भारत के न्यायिक ढांचा की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? पहले तो आप ये देखिए, 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने रहना है, या तो ये कर लीजिए, या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बने रहने के लिए न्यूनतम योग्यता होगी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील बने रहिए। दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। 42वें न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू थे। वर्तमान में कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश? कमेंट करके बताइए आप लोग, आपको पता तो होगा ही। लोक अदालत में अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं जिला न्यायाधीश। याद रखिएगा, 5 प्रकार की रिट होती है, बता दिया गया था। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में, ये तो आप हर राज्य का अलग अलग याद करिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनका एक साझा उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरई में कार्य करती है और 2018 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय 2,80,000 वेतन पाता है और अन्य न्यायाधीश 2,50,000 पाते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये लोग चेंज भी होते हैं तो वो देखते रहिएगा आप। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। याद रखिए नाम इनका, फातिमा बीबी का नाम याद रखना है आपको। अन्य किसी, अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट है, इसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट, मतलब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो है, उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके बताइए। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मिलता है, पता है आपको। विधि के तहत संसद के द्वारा 2 या अधिक राज्य संघ क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है भी। अब क्यो वारंटो क्या है ये देखिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है
कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पद पर बैठा है जिसके पात्र वो नहीं है, ऐसे केस में उस व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकने के लिए क्यू वारंटो याचिका जो है वो दायर की जाती है, जारी किया जाता है, और ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम बात करते हैं जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को भाग 9 11वीं अनुसूची में रखा गया है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक हैं, और पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में यह बताया कि भारत में एक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद 20 साल बाद अशोक मेहता समिति आती है 1977 में, जो बताती है कि भारत में 2 स्तर में होना चाहिए। और आप एक चीज और याद रखिएगा, वो आपको याद रखना है नाम LM सिंघवी समिति का, ये भी पंचायत से संबंधित है, और GVK राव समिति जो है वो भी पंचायत से संबंधित समिति है। भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन भाग 9 का 9 क जोड़ के नगरीय स्थानीय प्रशासन को भी 1992 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के बाद पहला राज्य जो था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया वो मध्य प्रदेश था। आपको ये दोनों याद रखना चाहिए। ग्राम स्तर पर जो मुख्य होता है उसको मुखिया या प्रधान कहते हैं, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि ब्लॉक और जिला स्तर पे इनडायरेक्ट चुनाव होता है अध्यक्ष का। अब हम बात करें कि पंचायत का विघटन कब होगा, तो 6 माह के भीतर अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंतर्गत आपको ये चुनाव करवाना पड़ेगा, और पंचायत राज्य सरकार के अधीन है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा नहीं, राज्य चुनाव आयोग इसका चुनाव कराता है। किसका चुनाव? तो पंचायत का चुनाव। विधानसभा, राज्यसभा वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पंचायत की बात हो रही है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर जिला परिषद है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद गांव है। पता है आपको? पंचायती राज स्वशासन की योजना है, और भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इन्होंने सबसे पहले मद्रास में 1982 में शुरू किया था। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण है, और नगर निगम में प्रधान जो होता है उसको मेयर कहा जाता है। आम सभा में वो लोग होते हैं, पंचायत की आम सभा में, ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक है, और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको रखा जाता है उसमें। अब कुछ विविध पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वहां तक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है ये। भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी का राज्य क्षेत्र क्या है, तो सभी न्यायालय क्षेत्रों में वो सुनवाई कर सकता है। ये किसी संसद के काम में भाग भी ले सकता है, कार्यवाही में, लेकिन मत नहीं दे सकता है। चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक संस्था है, आप याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता दी जाती है, और निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल में परिवर्तन संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा, और केंद्र स्तर पर एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद 2 डिप्टी चुनाव आयुक्त होते हैं, उप चुनाव आयुक्त। कमेंट करके बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। अब यहाँ पे कुछ चिन्ह है वो भी देख लीजिए, जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और बाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, असम को छोड़कर है ये। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया, हथौड़ा, तारा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका 2 फूल है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है। ठीक। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता दी, और चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, संचालन और निर्वाचक सूची तैयार करना ये चुनाव आयोग का काम होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से संसद के दोनों सदस्यों द्वारा कुल सदस्य संख्या की बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3 बहुमत, इससे अगर कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मतदाता सूची चुनाव आयोग जारी करता है। निर्वाचन जो होगा वो गुप्त मत होता है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल की उम्र के आप हैं तो चुनाव दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म है। सुकुमार सेन का नाम याद रखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे ये। और वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं, और यहाँ पे देख के आप बताइएगा भी मत, आपको खुद से बताना है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आए। 91वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में भेजा गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ और 73वां 1992 में हुआ, जहां बताया गया कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, राज्य का विषय है ये। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको भाषा में शामिल किया गया। दल बदल विरोधी कानून, ये है संविधान की 10वीं अनुसूची में। संचार राज्य सूची का विषय नहीं है, केंद्र सूची का विषय है। सिंचाई कानून व्यवस्था राज्य सूची में आता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्तियां हैं। खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग, डाक, तार ये सब केंद्र में आते हैं, संघ सूची में। जंगल जो है वो किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। तो ये सब तो मैंने डिस्कस की है। अब देखिए, चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, इनमें से कोई भी योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है, उपसभापति अलग से बनता है। योजना आयोग तो अभी समाप्त कर दिया गया, अब नीति आयोग हो गया इसके जगह पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, याद देखिए एचएल दत्तू, इसको मत मानिएगा आप, इसमें जो लिखा है आपको खुद से कमेंट करके बताना है, क्योंकि वर्तमान में चेंज हुए हैं, इसलिए आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग का गठन किया गया। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ये संविधानेतर निकाय है। भारतीय चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक है। पीएससी लोकसभा का अध्यक्ष इसको नियुक्त करता है, लोक लेखा समिति बताया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रशासन की, ये तो मैंने बता ही दिया था, अशोक मेहता ही बता दिया। अब ये देख लीजिए आप यहाँ पे, सरकारिया समिति किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए सरकारिया समिति की गठन किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भारत का झंडा, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि झंडे के रंगों और उसके मध्य चक्र में का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इसमें क्या बताया उन्होंने कि पहला रंग जो ऊपर वाला भगवा या केसरिया है, जो त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे में जो मध्य में सफ़ेद रंग है वो सच्चाई के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग जो है वो मिट्टी, वनस्पतियों वगैरह के बारे में हमारे संबंधों का उजागर करता है। और अशोक चक्र जो है वो धर्मराज का प्रतीक है, ठीक है। और ये चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन और गतिशीलता का प्रतीक है ये। तिरंगा में 3 रंग होते हैं, आपको पता है। अनुपात 3:2 होता है लंबाई चौड़ाई का। सबसे ऊपर केसरिया जो साहस का प्रदर्शन, श्वेत शांति और सच्चाई, हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक, और नीला चक्र में 24 तीलियां होती हैं। सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर यह चक्र बना है और ये न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था, यह भी याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है इसको स्वीकृत किया गया था। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ में अशोक स्तंभ जो है उसकी अनुकृति है। 26 जनवरी 1950 को इसको शुरू किया गया। और मुंडकोपनिषद से, देवनागरी लिपि में जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। 52 सेकंड में गाया जाता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, ये 1950 में ये भी लिया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, ये 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया था, आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया। चैत्र माह से शुरुआत होती है, अंतिम माह फाल्गुन, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको अपनाया गया है। चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को मानी जाती है और लीप वर्ष में 21 मार्च को हो जाती है। गंगा डॉल्फिन, ये इसका नाम आप याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन, ये भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया और मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2008 में गंगा नदी में को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।
ये चीज़ भी आप याद रखिए, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होंगी, बाकी चीज़ें तो हमने बता ही दी हैं। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था बांग्लादेश। योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया था। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान, याद रखिएगा ये करंट अफेयर्स, शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है वहाँ का। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया गया और अपनाया गया। 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। अब सार्क वगैरह ये चीज़ें हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं लास्ट में, जितना हमने पढ़ा है कुछ क्वेश्चन भी तो कर लें, देखें कितना पढ़ा। भारत के संविधान में सबसे ऊपर अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका है? तो सबसे अधिक प्रभाव है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। देखिए, भारत सरकार अधिनियम जब 1935 में पारित हुआ तो हमारे संविधान में मैक्सिमम चीज़ें वहीं से उठा ली गई थी, सीधे सीधे वहाँ से उठाकर और यहाँ पेस्ट कर दिया गया, तो ये सबसे अधिक चीज़ वहाँ से ली गई। एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य होगा, एकात्मक पद्धति होगी तो, ये भी आपको पता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, यूके। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको बताइए जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी पहली, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि 11 तारीख को दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा एक प्रश्न और, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? भारत को किस तरह से घोषित किया गया है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उसमें प्रदर्शित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए थे, और कुछ भाग लागू तो हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू किया गया। इसमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं? तो जीवन का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। भारत एक है, तो भारत भाई लोकतंत्र है, आपको पता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है, सबसे अधिक से बड़ा संविधान। 395 अनुच्छेद हैं इसमें। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन क्या आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण, दोनों में रिट दायर किया जा सकता है, बताया था मैंने। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। देखिए, इंग्लैंड में एकल है, लेकिन यूएसए में एकल नागरिकता नहीं है। वहाँ राज्य का अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है, बहुत अलग है वहाँ पे। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 रह गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के 300 का पार्ट क इसमें कर दिया गया है, अब उसको एक सिंपल विधिक अधिकार में, कानूनी अधिकार में। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो भाई दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो न्यायिक आदेश जो है वो 5 प्रकार के हैं, और इसी को हम रिट कहते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, पहले था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है लास्की का कथन है, ये याद रखिएगा। लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है? तो भाई ये संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद का अंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखिए, अभी बताया था कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और 21 वर्ष किसके लिए है? तो 21 वर्ष है गांव के प्रधानी का चुनाव अगर आपको लड़ना है, मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो मिनिमम आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए।
भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अभी बताया था लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, अभी बताया, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। 74वां नगर पालिका की स्थापना करता है और 93वां जो है 73वां जो है वो करता है पंचायती राज व्यवस्था का। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला परिषद है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विदेश विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार लोकसभा के पास प्राप्त है, याद रखिए इस चीज को। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 हैं, टोटल 34 हो गए। भारतीय त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, तो बलवंत राय मेहता, देखिए बलवंत राय और मेहता 3 नाम है इसमें, तो तीनों इसको मान लीजिए कि त्रिस्तरीय है। 1957 में। तो कुल मिलाकर हमने यूपी SSSC PET के सिलेबस में संविधान का जितना भी सिलेबस में है वो सारी चीज़ों का रिवीजन 1 घंटे के इस वीडियो में कर लिया गया है। इसमें हमने 30-35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। तो 30 प्रश्न, उसके अलावा सिलेबस का एक एक पॉइंट, सब चीज़ 1 घंटे के इस वीडियो में है। आखिरी 2 दिन बचे हैं, इस 1 घंटे में इस वीडियो को देख लीजिए। 5 नंबर के लिए ये एक वीडियो काफ़ी होगा। 1 घंटे का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो मैंने बता दिया कि इसके अलावा आपको अनुच्छेदों को एक बार देख लेना है, खास करके मूल अधिकार और DPSP से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद से कुछ नहीं छूटेगा इस सिलेबस में। इकोनॉमी का लगभग पूरी चीज़ें करा दी गई हैं चैनल पे। हिस्ट्री का पूरा नहीं हो पाया है, इकोनॉमी का पूरा करा दिया गया। हिस्ट्री के पुराने वीडियो हैं वो देखिएगा तो हो जाएगा। इकोनॉमी पूरा करा दिया गया, जनरल अवेयरनेस लगभग पूरा करा दिया गया है और पॉलिटी भी लगभग पूरी हो गई, लगभग क्या पूरी हो ही गई इस एक वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 1 घंटे का वीडियो है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इसको देख लीजिए और महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।